नमस्ते हजारीबाग जोहार झारखंड। अगर आप जैक बोर्ड से हैं और 12th की तैयारी कर रहे हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज 2006 से लेकर के 2024 तक। टोटल अभी तक 26 एमसीक्यूज पूछे जा चुके हैं। ऐसा है कि 2006 से 2011 के बीच में कोई एमसीक्यूज पूछे जाने का प्रचलन नहीं था। यह प्रचलन आया 2012 से, और 2025 में आपसे 30 मार्क्स के एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर का सारे एमसीक्यूज। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 2024 के प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज। क्या कहता है पहला क्वेश्चन, इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज, एक व्हीटस्टोन ब्रिज में इफ द बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज, अगर बैटरी और गैल्वेनोमीटर, पता है आपको व्हीटस्टोन ब्रिज में दोनों होते हैं, गैल्वेनोमीटर भी होता है और आपका बैटरी भी होता है, अगर इंटरचेंज कर दें, है ना, बदल दें एक दूसरे के जगह पे, द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर विल, तो डिफ्लेक्शंस में क्या चेंजेस आएगा? ऑप्शन क्या है? चेंज इन प्रीवियस डायरेक्शन, चेंज इन अपोजिट डायरेक्शन, नो चेंज, नन ऑफ दीज। तो आइए फटाफट हम लोग देख लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर कैसा होता है ना। देखिए एक्चुअली ये गैल्वेनोमीटर है और ये व्हीटस्टोन ब्रिज का आपका स्ट्रक्चर है। देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट 3 और 4 के बीच में हम लोग एक गैल्वेनोमीटर जी को प्लेस कर रखे हैं, और 1 और 2 के बीच में एक बैटरी जो है हम लोग कनेक्ट कर रखे हैं। ठीक है, बैटरी हम लोग कनेक्ट कर लिए। तो हम लोग को कहना है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर जो है अगर उसके जगह पे बैटरी डाल दो और बैटरी की जगह पे गैल्वेनोमीटर, मतलब क्या है? मतलब सिंपल है मेरे दोस्त, गैल्वेनोमीटर मतलब 2 और 3 के बीच में हम लोग क्या डालेंगे? 2 और 3 के बीच में हम लोग डाल देंगे बैटरी, और 1 और 2 टर्मिनल के बीच में क्या डाल देंगे? बैटरी था, और डालना है गैल्वेनोमीटर। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस केस में जो बैलेंस कंडीशन वो क्या होता है। देखो जाहिर सी बात है, हम लोग 4 रेसिस्टेंस लिए इन द फॉर्म ऑफ ब्रिज, इसका रेसिस्टेंस P, इसका Q, इसका R और इसका S। तो जाहिर सी बात है P डिवाइडेड बाय Q इक्वल टू होता है R डिवाइडेड बाय S, कुछ ऐसा होता है। इसे आप अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो PS इक्वल टू QR आपका आएगा। दिस इज द इनिशियल कंडीशंस। आइए अब हम लोग नेक्स्ट डायग्राम बनाएंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि अगर बैटरी के जगह पे गैल्वेनोमीटर की जगह पे बैटरी अगर प्लेस कर दे तो क्या होगा। तो देख लो, यहाँ पे एक बहुत अच्छा आपको डायग्राम ऑलरेडी हम पहले बना के रखे हुए हैं। इस डायग्राम में आप देखिए, हम आपको बताए थे कि 1 और 2 के बीच में हम लोग को गैल्वेनोमीटर डालना है चेंज करने के बाद, है ना, और 3 और 4 के बीच में हम लोग को डालना है बैटरी। पहले 1 और 2 के बीच में था बैटरी, और 3 और 4 के बीच में था गैल्वेनोमीटर। इंटरचेंज हो चुका है। तो जैसे इंटरचेंज करेंगे तो ये पूरा जो ग्राफ है मेरे दोस्त, इसको ऐसे आप टर्न कर दो 90 डिग्री के साथ, तो आपको ऐसा ग्राफ मिल जाएगा। ओके, तो ये मेरा R है, ये मेरा P है, ये S है और ये Q। तो आप देख सकते हैं यहाँ से भी बैलेंसिंग पॉइंट दिस डिवाइडेड बाय दिस इक्वल टू हो जाएगा दिस डिवाइडेड बाय दिस। देखो ऐसा, हाँ, न्यू कंडीशंस के लिए बैलेंस पॉइंट मतलब बैलेंस कंडीशंस में लोग ऐसा लिखेंगे, R डिवाइडेड P और इक्वल टू S डिवाइडेड बाय Q। इन दोनों को भी यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट कर लो मेरे दोस्त, तो P को S से मल्टीप्लाई करेंगे तो PS हो जाएगा, और R को Q से तो QR हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 और 2 से क्या होने वाला है ना। इक्वेशन 1 में क्या था? बैलेंस पॉइंट PS इक्वल टू QR था, और अभी भी क्या आ रहा है बोलो तो PS इक्वल टू QR आ रहा है मेरे दोस्त। मतलब फाइनल कंडीशन और इनिशियल कंडीशन एक्चुअली सेम आया है। तो जो ऑप्शन कौन सा सही होगा मेरे दोस्त? ऑप्शन जो होगा कोई चेंज नहीं आ रहा ना, मतलब डिफ्लेक्शन में गैल्वेनोमीटर में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की दुनिया में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2 कॉपर वायर्स ऑफ लेंथ L एंड DL, 2 कॉपर वायर है, पहला का लेंथ L है, दूसरा का लेंथ 2L है। तो आप देख सकते हैं इससे बड़ा डबल बनाया गया है। हैव रेडिया R एंड DR, इसका जो रेडियस है मेरे दोस्त वो R है, और इसका रेडियस आपका 2R है रिस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ दियर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इज, तो उसका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का मतलब मेरे दोस्त याद रखिएगा, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है बोलो तो रेसिस्टिविटी ही होता है, जिसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे? रो से। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो रेसिस्टिविटी होती है ना, वो डिपेंड नहीं करती है, किस पे डिपेंड नहीं करेगा? वो एक्चुअली डिपेंड नहीं करती है ना कि वो किस तरह का लेंथ है, किस तरह का एरिया है, उस पर डिपेंड ही नहीं करती है। मतलब डायमेंशनल प्रॉपर्टी पे डिपेंड वो नहीं करती है। द
तो इसीलिए लिखे हैं सिग्मा, मतलब रो डज नॉट डिपेंड्स ऑन डायमेंशनल प्रॉपर्टीज, डायमेंशनल प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करती है। तो किस पे डिपेंड करती है? तो रो डिपेंड्स अपन, मतलब रेसिस्टिविटी डिपेंड करती है, नेचर पे डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे अगर डबल कर दोगे रेडियस या लेंथ डबल कर दोगे, टेम्परेचर में थोड़ी ना कोई चेंजेस आने वाला है, इसीलिए मेन जाएगा नेचर ऑफ द मटेरियल पे। तो इसका रेसिस्टिविटी जो होगा मेरे दोस्त, उसका भी यही होगा, दोनों का रेसिस्टिविटी एकदम बिल्कुल सेम होगी। ऐसा इसीलिए भी आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सपोज दैट अगर आप लेंथ को दुगना कर देते हैं ना, तो ये जो नंबरेटर वाले जो पोर्शन है आर इंटू ये भी एक्चुअली दुगना हो जाएगा। मान लेते हैं इसे 2a कर देते हैं, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, इसलिए दोनों फाइनली कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फर्स्ट केस में अगर आप निकालते हैं और सेकंड केस में भी आप रेसिस्टिविटी निकालते हैं, दोनों केस में दोनों आपका सिमिलर आता है, तो उस केस में एक्चुअली सारा टर्मोलॉजी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 बाय 1 देगा। इसीलिए याद रखना कि जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होती है उसका जो अनुपात होगा मेरे दोस्त 1:1 होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आइए अब हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। अब ये जो क्वेश्चन है मेरे दोस्त वो पूछा गया है आपका 2023 में। क्वेश्चन क्या कहता है? किरचॉफ्स लूप रूल इज डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एंड एनर्जी। देखिए अकॉर्डिंग टू सेकेंड किरचॉफ्स लॉ, सेकेंड किरचॉफ जो लॉ होता है उसके बहुत सारे नाम है। पहला नाम आपको बता देते हैं, पहला आप किरचॉफ सेकेंड लॉ भी बोल सकते हो, दूसरा लूप रूल कहते हैं और तीसरा वोल्टेज लॉ कहते हैं। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि किरचॉफ लूप रूल है, इसका मतलब वो सेकेंड लॉ की बात कर रहा है। तो आपको पता है ना कि सेकेंड लॉ में क्या होता है? तो सेकेंड लॉ में सिंपल होता है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज होता है इन अ क्लोज लूप या मेश इज इक्वल टू क्या होता है बोलो तो 0। मतलब एल्जेब्रिक जो सम होता है मेरे दोस्त है ना भी का, वो हमेशा 0 होता है। तो हम लोग एग्जाम्पल ले लिए। यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपके पास है, ये आपका बैटरी है सपोज दैट, जिसकी जो वोल्टेज है वो एक्चुअली V है, और हम लोग जानबूझ करके दो रेसिस्टेंस लिए, पहला रेसिस्टेंस R1 है, दूसरा रेसिस्टेंस R2 है, और इस बैटरी में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जो I फॉलो कर रही है। तो आपको पता होगा KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ कैसे हम लोग लागू करते हैं। तो सिंपल है, ये भी है, इसके अंदर वोल्टेज भी है, तो V लिख दो, किसके बराबर होगा? इसके अंदर कितने करंट और रेसिस्टेंस का प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे दो रेसिस्टेंस, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, डायरेक्शन सेम है तो एड हो जाएगा, और डायरेक्शन अपोजिट रहेगा तो सेम हो जाएगा। तो ये दो यहाँ पे इधर जा रहे हैं, R2 के क्रॉस करंट भी इधर, R1 भी इधर घूम रहे हैं, तो एक्चुअली ये दोनों पॉजिटिव लेंगे तो ये दोनों प्लस हो जाएगा। इन दोनों को उठा करके इधर ले आओ तो आप क्या देख रहे हैं बताओ, फाइनली उधर क्या बचा? 0। तो याद रखेंगे ये एनर्जी का इक्वेशंस है, इसीलिए किरचॉफ वोल्टेज रूल या किरचॉफ लूप रूल डायरेक्ट कंसीक्वेंस किसका होगा बोलो तो एनर्जी का होगा मेरे दोस्त। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये काफी अच्छा क्वेश्चन नंबरिकल दे रखा है। क्या कह रहा है? अ चार्ज पार्टिकल्स हैज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतना दे रखा है ना। इन इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको दे रखा है। इट्स मोबिलिटी, तो मोबिलिटी क्या होगी है ना। तो आपको पता है मोबिलिटी होता क्या है? किसी भी कंडक्टर के अंदर कितने फास्ट इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड पे। मतलब मोबिलिटी इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। That is mobility is equal to drift velocity divided by electric field. Okay, तो आपका drift velocity दे रखा है मेरे दोस्त 4.2 into 10⁻⁻4 मीटर पर सेकंड है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्चुअली 2.1 into 10⁻10 वोल्ट पर मीटर है। तो मोबिलिटी आपसे पूछा जा रहा है मोबिलिटी इक्वल टू व्हाट? तो फ्रॉम डेफिनेशंस ऑफ मोबिलिटी हमको पता है Vd इक्वल टू डी ये होता है। तो Vd का वैल्यू देख लो यहाँ से फटाफट, कितना दे रखा है 4.2 into -4 मीटर पर सेकंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2.1 into 10⁻10 वोल्ट पर मीटर। तो ये एक्चुअली दोनों कैंसिल आउट, यहाँ से कैंसिल आउट कर रहे हैं, 10 का पावर एक्चुअली ऊपर जाएगा 6 होगा, और ये जो डायरेक्ट पॉइंट को कैंसिल आउट कर दिए, और ये 2 से आपको कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो मी को जो वैल्यू मेरे दोस्त आ रहा है वो आ रहा है 2 into 10⁶ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे दोस्त? तो ये वाला ऑप्शन जो है सो आपका सही है, ऑप्शन 2, क्योंकि यहाँ पे 6 है ना, 6 है ये, इसमें तो -6 है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन आपका बी इज द करेक्ट आंसर। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की दुनिया में। अब हम लोग देखेंगे 2022 के टर्म 1 में पूछे गए सारे क्वेश्चंस पे। तो आपको बताते चलते कि टर्म 1 में पहला जो क्वेश्चन आया था मेरे दोस्त 2022 में, ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज। बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं कि अगर टेम्परेचर लो रखेंगे तो क्या ओम्स लॉ वैलिड होगा, हाई रखेंगे तो वैलिड होगा, वायरिंग करेंगे तो क्या वैलिड होगा, कांस्टेंट रखेंगे तो वैलिड होगा। तो देखिए ओम्स बाबा ने एक्चुअली बता दिए थे कि जो
करंट होता है किसी भी वायर में जो करंट पास करते हैं ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस पे, लेकिन करंट को कांस्टेंट रखना पड़ेगा आपको, है ना। करंट को क्या रखना होगा बोलो तो कांस्टेंट रखना होगा। अगर आप करंट को कांस्टेंट नहीं रखते तो क्या होगा मेरे दोस्त, तो ये जो आप देख सकते हैं ना कि ओम्स लॉ कहता है कि आई डायरेक्टली टू जो भी होता है वो हो सकता है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना हो। मान लिया जाए ऐसा हो सकता है कि आप करंट को मतलब पोटेंशियल को अगर आप 2 गुना बढ़ाते हैं तो हो सकता है 4 गुना बढ़ जाए, ऐसा भी रिलेशन आ सकता है ना। ये तो इससे और कुछ दूसरा टाइप का रिलेशन आ सकता है, तो वहां पे ओम्स लॉ आपका इनवैलिड हो जाता है। तो याद रखेंगे टेम्परेचर को आपको कांस्टेंट रख करके ही करंट जो फॉलो कर रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज का। इसका मतलब आई डायरेक्टली भी व्हेन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 6 जो कह रहा है मेरे दोस्त, क्या कह रहा है, why the Wheatstone bridge more accurate than other method for measuring the resistances। बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि जो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है वो एक्यूरेट रिजल्ट क्यों देता है और बाकी जो मेजरिंग डिवाइसेस हैं उससे। तो सिंपल एक वर्ड याद रखना, क्योंकि यह जो काम करती है मेरे दोस्त वह नल पॉइंट पे काम करती है, नल डिफ्लेक्शंस पे काम करती है। इसके पीछे एक रीजन आपको, सबसे बड़ा रीजन आपको बता रहे हैं। नल डिफ्लेक्शंस पे काम करने से होता क्या ना, तो देखो सिंस व्हीटस्टोन ब्रिज इज बेस्ड ऑन नल मेथड, नल मेथड पे एक्चुअली बेस्ड होता है, इसलिए सो इट गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट, इसलिए एक्यूरेट रिजल्ट देता है। नल मेथड का आप यूज करके अगर आप चाहते हैं कि सपोज दैट कि आपके पास रेसिस्टेंसेस ब्रिज के फॉर्म में है, किसी एक का आपको पता नहीं है ना, अगर आपको नल पॉइंट मिल गया तो बाकी का वैल्यू 3 पुट कर दीजिए अकॉर्डिंग टू बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, आपका एक सिंपल ढंग से निकल जाएगा मेरे दोस्त। और साथ ही साथ आपको पता है क्या कर सकते हैं, जैसे मान लिया जाए यहाँ पे जो जॉकी रहता है इस वायर पे अगर स्लाइड करके यहाँ पे ले जाते हैं ना, तो यहाँ पे कितना रेसिस्टेंस चेंज आया या कितना पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज आया उसकी वैल्यू भी एक्यूरेट निकाल सकते हैं, क्योंकि ये नल मेथड पे काम करता है। ओके, तो इसीलिए बेटर रिजल्ट क्यों देता है, क्योंकि इट इज नल मेथड। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो नल मेथड पे काम करती है इसीलिए। तो वही देखो लिखा है, इन नल मेथड वी फाइंड द वैल्यू ऑफ ईएमएफ एंड रेसिस्टेंस ऑफ अदर बैटरी एंड रेसिस्टेंसेस एक्यूरेटली। नल मेथड से होने के कारण क्या होता है कि किसी दूसरे बैटरी का भी आप ईएमएफ और रेसिस्टेंस काफी एक्यूरेटली मेजरमेंट कर सकते हैं। व्हेन वी अप्लाइड लिटिल डिफ्लेक्शन, अगर आप थोड़ा सा भी डिफ्लेक्ट ये पॉइंट को उठा करके यहाँ पे कर देते हो मेरे दोस्त, देन वी आल्सो फाइंड वोल्टेज डिफरेंस एक्यूरेटली, तो भी आप वोल्टेज डिफरेंस एक्यूरेटली निकाल सकते हैं, और बाकी दूसरे मेथड में नहीं हो सकता। इसीलिए याद रखिएगा जो व्हीटस्टोन ब्रिज है एक्यूरेट रिजल्ट देने के पीछे रीजंस है, इट इज बेस्ड ऑन नल मेथड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखो वीडी दे रखा है आपका, है ना, वैरीज विद द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज पर द रिलेशंस। कह रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से किस तरह से ताल्लुकात रखते हैं ना, किस तरह से रिलेटेड होते हैं। तो आपको दो तरीके से आपको बताएंगे। पहला तरीका ये है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का में आप पढ़े होंगे मोबिलिटी, मोबिलिटी का डिफिनेशन क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मेरे दोस्त, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना चाहेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड को उठा के इधर ले आइए, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो VD इक्वल टू क्या दे रहा है, म्यू इंटू ई। तो यहाँ से आप देख के बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे रिलेटिव है, तो V जो है VD जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा बोलो तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इक्वेशन 1 से। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बोलो तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई दे रखा है। दूसरा मेथड क्या है मेरे दोस्त, दूसरा मेथड ये है कि आप ओम्स लॉ जो पढ़ रहे होंगे तो इस तरह का एक फॉर्मूला पढ़े होंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है। आप जानते हैं जो V होता है उसको E इंटू एल के बराबर आप जानते हैं, तो यहाँ से अगर V का फॉर्मूला को अगर पुट कर देते हैं तो V के बदले E इंटू एल पुट कर दिए, E स्मॉल ई कैपिटल E एल टाउ एम एल, तो एल एल यहाँ से कट जाएगा। सारे टर्मिनोलॉजी देख ली, यहाँ पे जो एल है वो लेंथ, इस वायर का लेंथ है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के अक्रॉस जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं वो है E। मास है इलेक्ट्रॉन का, E जो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, टाउ रिलैक्सेशन टाइम ना, रिलैक्सेशन टाइम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। बढ़िया से भी मेरा क्या बोलो तो पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या है रिलैक्सेशन टाइम ना, जब भी किसी कंडक्टर के अक्रॉस अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करते हैं, बहुत सारे कंडक्टर्स मतलब उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ड्रिफ्ट कर जाते हैं अलग अलग स्पीड से, आप क्या करते हैं मूव करने लगते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग अप्लाई कर लिए, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो एवरेज वेलोसिटी होगा मेरे दोस्त, तो एक दूसरे से कोलिजन्स के बीच का जो टाइम लगाएगा है ना,
एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे न्यूक्लियस या किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलिजन कर रहा है, तो जितना टाइम लगाएगा एवरेज टाइम, उसी को कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फॉर्मूला में भी Vd जो है वो डायरेक्टली फॉर्मूला ई होगा, क्योंकि बाकी जो सारा टर्म है ई एल टाउ एम एल सारा कांस्टेंट है मेरे दोस्त। तो डायरेक्ट Vd जो हो जाएगा ई के डायरेक्टली परसेंट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर इन दिस सेकेंड मेथड। तो जो आपको जो मेथड याद रखेगा आप आज करके जरूर जाएंगे। क्वेश्चन 8 कह रहा है कि किरचॉफ्स लूप रूल इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, किस पे बेस्ड करेगा जस्ट बताए मेरे दोस्त। क्वेश्चन 3 में बताए थे किस पे बेस्ड करेगा, एनर्जी पे। देख लेना लूप रूल है ना तो एनर्जी पे, अगर पॉइंट रूल रहेगा तो चार्ज पे। चलो, इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंड मोर देन 2 रेसिस्टेंसेज, जाहिर सी बात है कि 2 या 2 से ज्यादा अगर रेसिस्टेंसेज रहेंगे तो क्या होता है। मोटे तौर पे आपको एक बात बता देते हैं कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन देयर इज डिवीजन ऑफ पोटेंशियल बट करंट रिमेन सेम इन एवरी एंड ईच रेसिस्टेंस। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि ये बहुत सारे रेसिस्टेंसेस हैं, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में ज्वाइंट है तो क्या सेम रहेगा और क्या डिफरेंट रहेगा, ऐसा कुछ ऑप्शन दे रखा है ना। तो देखिए यहाँ से जो भी करंट जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में तो करंट की वैल्यू सेम होगा, लेकिन प्रत्येक रेसिस्टर के अक्रॉस जो है वो वोल्टेज डिफरेंस अलग अलग होगी। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा मेरे दोस्त। पहला ऑप्शन क्या बता रहा है कि करंट थ्रू ईच रेसिस्टेंस इज सेम, करंट सेम है, जाहिर सी बात है। वोल्टेज अक्रॉस ईच रेसिस्टेंस, ये तो एकदम होगा नहीं मेरे दोस्त। नाइदर करंट नॉर वोल्टेज इज अक्रॉस, चलो ये भी गलत बोल रहा है। बोथ करंट आर ईच रेसिस्टेंस सेम, ये भी गलत बोल रहा है, ये भी गलत बोल रहा है। इसका मतलब ए इज द करेक्ट आंसर। मतलब सारे रेसिस्टेंस में करंट की वैल्यू सेम रहेगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होता तो क्या होता मेरे दोस्त, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, करंट का डिवीजन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, पैरेलल कॉम्बिनेशन सेल्स में वी ऑब्टेंड मोर वोल्टेज मोर इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो सिंपल, आपको यहाँ पे बहुत इंटरेस्टेड बात बताते हैं। हम लोग बहुत सारे बैटरी ले रखे हैं, ये बैटरी का ईएमएफ है और ये इसका इंटरनल रेसिस्टेंसेस है। इस तरह से बहुत सारे जो सेल्स हमारे पास हैं, बैटरी है, उसको हम लोग क्या करें पैरेलल कॉम्बिनेशंस में कनेक्ट करते हुए एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर के साथ हम लोग ज्वाइंट कर देते हैं। तो एक बात याद रखना मेरे दोस्त कि पैरेलल कॉम्बिनेशंस में जो होता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशंस में करंट का फॉर्मूला ये आता है फाइनली। पैरेलल कॉम्बिनेशंस में एक्चुअली अगर एन सेल का पैरेलल कॉम्बिनेशन आप सपोज दैट करते हैं तो नेट रेसिस्टेंस ऑफ द जो सेल होगा वो रेसिस्टेंस घट जाएगा, जाहिर सी बात है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर करते हैं तो रेसिस्टेंस घटता ही है, सीरीज में ऐड हो जाता है। तो पैरेलल में है तो सारे रेसिस्टेंसेस मतलब एक्चुअली घट जाएंगे। जब रेसिस्टेंस घट जाएगा मेरे दोस्त तो करंट क्या हो जाएगा बोलो तो इंक्रीज कर जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, मोर इलेक्ट्रिक करंट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट, the resistivity of alloy magnets. Alloy magnets, what is alloy magnets? In various experiment, in various devices such as voltmeter, potentiometer, we used a alloy wire. हम लोग जनरली एक मिश्र धातु जो बहुत सारे मेटल से, बहुत सारे कंडक्टर से मिल करके बने रहते हैं, वैसा वायर हम लोग यूज करते हैं ना। और बहुत सारे वायर आप देखते होंगे जो मिश्र धातु, पहला है कॉन्स्टेंटेंट वायर, दूसरा है मैंगनीन वायर और तीसरा क्या बोलो तो नाइक्रोम वायर्स। तो हम लोग जनरली वीटस्टोन ब्रिज हो या फिर मीटर ब्रिज हो या पोटेंशियोमीटर हो, वीटस्टोन ब्रिज नहीं कहना चाहिए है ना, पोटेंशियोमीटर हो या तो फिर मीटर ब्रिज हो, इन दोनों में एक्चुअली आप देखे होंगे कि हम लोग जो वायर यूज करते हैं ये दोनों में से कोई एक वायर यूज कर सकते हैं। ऐसा क्यों, क्या रीजन है, क्यों यूज करते हैं? तो इसके पीछे मोटे तौर पे आपको दो रीजन बता देते हैं मेरे दोस्त। पहला रीजन ये होती है ना कि इसका जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है ना, आप कह सकते हैं कि थर्मल जो कोफिशिएंट होती है, थर्मल जो कोफिशिएंट होता है मेरे दोस्त है ना, थर्मल जो कोफिशिएंट होता है वो एक्चुअली बहुत ही लो होता है। इसका ये मतलब हो गया कि टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रो इज लो, मतलब इसकी जो रेसिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर पे लगभग ना के बराबर डिपेंड करेगी, बहुत ही कम है ना, लगभग ना के बराबर डिपेंड करेगा। दूसरा क्या है, दूसरा रीजन क्या है कि रेसिस्टिविटी हाई होती है, इसका रेसिस्टिविटी हाई होता है, दैट इज का मतलब ये होता है कि हाई रेसिस्टेंस और स्मॉल लेंथ। देखिए आपको बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, अगर रेसिस्टिविटी हाई नहीं होता तो क्या होता, मान लीजिए आपको थोड़ा सा स्लाइड कराना है ना, वायर पे जो जॉकी अप लगाते हैं ना रेसिस्टेंस को वैरी कराने के लिए, थोड़ा सा अगर स्लाइड कराते हैं तो बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस में चेंज आता है ना।
तो ऐसा होना भी चाहिए। अब मान लिया जाए आपको इतना लंबा चौड़ा वायर है और बहुत ज़्यादा आप अगर जॉकी को चेंज कराते स्लाइड कराते तब थोड़ा सा रेसिस्टेंस चेंज होता है, तो क्या एपरेटस का साइज बड़ा नहीं होगा? आप इमेजिन करो कि अगर 1 किलोमीटर या तो 500 मीटर का कोई डिवाइस रहेगा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम वाली क्रिएट करेगा ना। इसलिए हम लोग जानबूझ करके एक ऐसा वायर बनाते हैं, एलवाई वायर बनाते हैं जिसकी रेसिस्टिविटी ज़्यादा हो, ताकि थोड़ा सा भी स्लाइड करें बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस में चेंज दे देना और हमें बैलेंस पॉइंट जल्दी मिल जाए। इसीलिए तो रेसिस्टिविटी क्या होती है बोलो तो इसका है होता है। तो ये मेन 2 रीजन है जिसके कारण हम लोग जो है एलवाई जो होता है, एलवाई का जो वायर होता है उसको हम लोग यूज करते हैं। तो इसका पीछे रीजन क्या है कि इज नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे ना के बराबर, एकदम ना के बराबर वो डिपेंड करती है, ऐसा समझो, वो लिनियरली इंडिपेंडेंट होता है, बस कहानी खत्म। ये काफी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है एक्चुअली। कह रहा है कि 6.4 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर, मतलब बहुत 6.4 एम्पियर किसी कंडक्टर में फ्लो कर रहा है। देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकंड, करंट की वैल्यू दे रखा है मेरे दोस्त, पर सेकंड पूछ रहा है, मतलब टाइम का वैल्यू भी दे रखा है। और आपसे कहा क्या जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है मेरे दोस्त कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितना मूव करेगा। जाहिर सी बात है, डेफिनेशन ऑफ करंट से यहाँ पे पहले चार्ज निकाल लीजिए, आई इंटू टी हो जाएगा। आई का वैल्यू दे रखा है 6.8, टाइम का वैल्यू 1 सेकंड है, तो एक्चुअली 6.4 करना चाहिए, 6.4 कूलम है। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज से आप क्या जानते हैं बताइए, Q इक्वल टू एन है ना, तो यहाँ से एन निकालो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से Q बाई Q का वैल्यू कितना है 4.6 कूलम, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आपको पता है, कूलम कूलम को बर्थडे कर दीजिए और पॉइंट पॉइंट कैंसिल आउट कर दीजिए, 16 चौका 64 ना, 16 4 जा 40 मतलब 64 होता है, तो 4 आएगा, तो 4 ये 10 टू पावर जो -19 ऊपर ले जाओ, तो इतना 4 इंटू 10 टू पावर 9 19 ना, 4 इंटू 10 टू पावर 19 नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो है मेरे दोस्त वो किसी कंडक्टर में 1 सेकंड में इतना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स पास करेगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा देख लेते हैं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे 2022 के क्वेश्चंस, अब हम लोग 2021 में, एक्चुअली कोरोना के कारण एग्जाम हुआ नहीं था 2021 में, तो 22 में कितने एमसीक्यू पूछे जा चुके हैं देख लेते हैं। पहला एमसीक्यू यही आपका है, क्या कह रहा है, बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है ये। इफ अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेसिस्टेंस 16 ohm is cut into 4 equal parts and attached in parallel combination, the equivalent resistance is। बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे दोस्त कि एक वायर है, उसका रेसिस्टेंस है, यूनिफॉर्म वायर है, उसका टोटल रेसिस्टेंस एक्चुअली 16 ओम है। ओके, अब कह रहे हैं इसको 4 इक्वल पार्ट में बांट दीजिए। तो सवाल आता है कि सर 4 इक्वल पार्ट में बांट देने से क्या रेसिस्टेंस भी इक्वली डिवाइड हो जाएंगे? तो यूनिफॉर्म वायर में हो जाता है, क्यों? क्योंकि आप देखो मेरे दोस्त, R इक्वल टू R डायरेक्टली प्रश्न होता है L बाई ए, तो यहाँ पे एरिया क्रॉस सेक्शन तो सारे सेम है क्योंकि यूनिफॉर्म है, तो इसका ये मतलब होता है कि अब जो है R किसके डायरेक्टली प्रश्न हो जाएंगे, केवल L का। तो अगर 4 इक्वल पार्ट में पूरे कंडक्टर को अगर डिवाइड कर दिया जाए तो सारे कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होगा मेरे दोस्त वो 4 होंगे, जो कटा हुआ पोर्शन है, इसका भी 4 ओम, इसका भी 4, इसका भी 4 होगा, ठीक है, सारे का 4 ओम होगा। तो ये सारे पोर्शंस को हम लोग क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो कह रहा है कि इक्विवेलेंट क्या होगा रेसिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए आपको पैरेलल कॉम्बिनेशंस में आपको पता है कि 1 बार सबको ऐड कर देंगे, तो एक्चुअली सबका वैल्यू 4 दे रखा है, 4 4 4 है ना, यहाँ से 1/4 कॉमन निकलो तो 1 + 1 + 1 सबको जोड़ोगे 4 आएगा, 4/4 कट जाएगा 1, इसको उल्टा करोगे फिर भी आपका 1 ही वो हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा जी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्रिचॉफ्स पॉइंट रूल इज डायरेक्ट कंसीक्वेंसेज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। देखिए ये पॉइंट रूल है, मतलब क्रिचॉफ्स का फर्स्ट रूल की बात कर रहा है। तो आपको पता है क्रिचॉफ का फर्स्ट रूल किसी भी पॉइंट पे है ना, जहाँ पे जंक्शन है, जहाँ पे बहुत सारे पॉइंट मतलब बहुत सारे वायर एक्चुअली आके मिल रहे हैं, तो कहता है कि जितना करंट किसी वायर के थ्रू से इस पॉइंट पे आया उतना ही करंट इससे जाएगा। इसका मतलब ये होता है मेरे दोस्त कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। मतलब समेशन क्या होगा बोलो तो 0 होगा मेरे दोस्त। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे करंट किसी पॉइंट पे देखो बहुत सारे, ये करंट एक्चुअली अंदर जा रहा है, किसी पॉइंट की अलोंग करंट जाएगा तो पॉजिटिव मिलेंगे, और इस पॉइंट से अगर दूर जाएगा तो नेगेटिव मिलेंगे। इसलिए ये सब देख लो, ये सब जो आप देख सकते हैं एक्चुअली नेगेटिव मिलेंगे, और ये सब एक्चुअली आप देख सकते हैं ये सब एक्चुअली
इस पॉइंट की ओर जा रहे हैं, इसलिए सारे करंट पॉजिटिव मिलेंगे। तो एक्चुअली बेस्ड है करंट पे, और करंट चार्ज में केवल इतना अंतर होता है कि अगर चार्ज रेस्ट में है तो केवल चार्ज कहलाएगा, अगर वही चार्ज अगर फ्लो करने लगे तो एक्चुअली करंट होता है ना। तो मतलब करंट क्या होता है, मूविंग फॉर्म ऑफ चार्ज ना, इसीलिए ऑप्शन चार्ज डायरेक्ट कंसिक्वेंस जो होंगे किरचॉफ पॉइंट रूल वो एक्चुअली होगा चार्ज का। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। टू कॉपर वायर्स ऑफ लेंथ एल, दो कॉपर वायर है जिसका लंबाई एल है और रेसिस्टेंस मतलब दूसरा कॉपर वायर की लंबाई, पहला का लेंथ एल, दूसरा का 2l है, पहला का रेडियस भी एल है और दूसरा का जो रेडियस है मेरे दोस्त वो आपका 2r है ना, दूसरा का रेडियस क्या है बोलो तो 2r है रिस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ दियर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, कितना बार आपको पहले ही बता दिए कि कोई भी डिपेंड नहीं करेगा लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शंस पे। एक्चुअली रेसिस्टिविटी जो होती है ना मेरे दोस्त वो डायमेंशनल प्रॉपर्टी पे डिपेंड ही नहीं करता है, इसलिए कुछ भी कहे लेंथ दुगना या 3 गुना, रेडियस 3 गुना या 4 गुना कर दे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रेसिस्टेंस दोनों केस सॉरी रेसिस्टिविटी जो होती है दोनों केस में सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है। इससे पहले हम लोग कर रहे थे कि 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना और चारों को एक्चुअली इक्विवेलेंट पूछा रहा था। इसमें क्या कह रहा है कि एक रेसिस्टर है सॉरी एक कंडक्टर है, उसका पूरा का पूरा जो रेसिस्टेंस है ना वो कैपिटल R है। अब उसको हम क्या कर रहे हैं n इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं और सारे इक्वल पार्ट को हम लोग किस में जोड़ दे रहे हैं बोलो तो पैरेलल में जोड़ दे रहे हैं। तो आपको कहा जाएगा कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा। तो जाहिर सी बात है मेरे दोस्त प्रत्येक पार्ट का रेसिस्टेंस कितना होगा। देखिए अगर मेरा पास n पार्ट है, टोटल रेसिस्टेंस n है, तो इक्वल भाग में डिवाइड होगा क्योंकि वायर यूनिफॉर्म है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L होता है, ये यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ये फॉर्मूला एक्चुअली वैलिड होगा। तो R एक्चुअली है ना तो लेंथ पे डिपेंड करेगी। तो अगर आप n इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो एक पार्ट का जो रेसिस्टेंस होगा वो R/n होगा मेरे दोस्त। तो जब R/n होगा एक पार्ट का तो सारे पार्ट का कितना हो जाएगा ना, तो सबको जोड़ दो, पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद पैरेलल कॉम्बिनेशंस का क्या होता है 1/r इक्वल टू सबको है ना, फटाफट पुट कर दो। तो सबका पुट करना है R/n, तो R/n पुट करोगे तो n ऊपर चल जाएगा, इसलिए n/r सब जगह लिख दिए, सबको ऐड करो। तो देखो n बार सबसे कॉमन निकाल दो तो ये कहाँ तक जाएगा 1 + 1 1 ना, कहाँ तक जाएगा n टर्म तक जाएगा। तो 1 को n बार जोड़ोगे तो n आएगा, तो ये पहले से n/r था और ये n एक्चुअली आएगा सारे को ऐड करने के बाद है ना, क्योंकि n को यहाँ पे एक्चुअली 1 होना चाहिए और 1 को n बार जोड़ोगे तो n आएगा, तो n² मतलब n² दिस इज द मतलब n² आ गया। अब इसको उल्टा करेंगे तो r इक्विवेलेंट हो जाएगा R/n², दिस इज द रिक्वायर्ड रेसिस्टेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। आ कंडक्टर द रिलेशंस बिटवीन करंट डेंसिटी J एंड कंडक्टिविटी ρ, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज। कह रहा है कि इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होता है ना, काफी इजी है। देखो एक्चुअली ये तीनों के बीच का रिलेशन जो होता है V = IR ओम्स लॉ ना, इसी का माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है मेरे दोस्त। तो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म याद रखिएगा, जो J होता है J वेक्टर इक्वल टू होता है सिग्मा इंटू E वेक्टर। J यहाँ पे करंट डेंसिटी है, सिग्मा मेरा कंडक्टिविटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली E एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है, कैसे निकाला जाता है वो भी देख लो। आप जानते हैं V मतलब ओम्स लॉ जानते हैं V = IR होता है, और आप ये भी जानते हैं है ना कि V = जो होता है EL होता है, आपको बताए थे। और यहाँ पे R का वैल्यू पुट कर दो, I को IGT रहने दो, LL का बर्थडे कर दो मेरे दोस्त। अब I को कान पढ़ के नीचे ले आओ है ना, या तो इसको E को उधर ले जाओ ना, इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हैं I/A = आएगा 1/ρ इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और 1/ जो रो होता है एक्चुअली वो कंडक्टिविटी होता है सिग्मा। तो J = ρe आ चुका है, तो एक्चुअली कौन सा ऑप्शन सही होगा जी, तो J = सिग्मा E, J = सिग्मा E, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट था ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 2017 के हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट ना। एज टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, अगर किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो क्या होता है। मान लीजिए सपोज दैट आपके पास एक कंडक्टर है, इसका टेम्परेचर आप बढ़ा देते हैं तो इसके जो एटम्स होते हैं ना अपने मीन पोजीशंस में वाइब्रेट करने लगते हैं ना, और मीन पोजीशंस में वाइब्रेट करने लगते हैं तो जिसके कारण जो आपका इलेक्ट्रॉन्स है ना वो एक्चुअली बहुत फास्ट मूव नहीं कर पाता, बल्कि बहुत बार बार कोलिजन्स करता है, जिससे रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है। तो मोटे तौर पे याद रखिएगा टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिलैक्सेशन टाइम
घट जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम आपको बताए थे, दो लगातार कोलिजन्स मतलब टू सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का जो मीन टाइम होता है उसी को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो देखो लिखे हुए हैं, व्हेन देयर इज इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर एटम्स आर स्टार्ट टू वाइब्रेट अक्रॉस द इट्स मीन पोजीशन, सो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस। अब आपको पता है मेरे दोस्त, R इक्वल टू पढ़े ml डिवाइडेड बाय n स्क्वायर ए टाउ। यहाँ पे टाउ मेरा रिलैक्सेशन टाइम है, मास इलेक्ट्रॉन का, लेंथ है कंडक्टर का, ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कंडक्टर का। तो इस फॉर्मूला में देख सकते हैं कि R जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाउ का। मतलब अभी क्या बताया, टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, घटता है। तो ये रिलैक्सेशन टाइम का उल्टा होता है रेसिस्टेंस ना, तो ये रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, बढ़ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या रहा है, टू सेल्स ऑफ ईएमएफ्स E1 और E2, पहला सेल का ईएमएफ E1 है, दूसरे सेल का E2 है, एंड इंटरनल रेसिस्टेंस, पहले सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस R1 है, दूसरे सेल का R2 है, रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया, इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ कॉम्बिनेशन इज। देखो दो सेल लिए, एक पहला है दूसरा, इसका ईएमएफ E1 है, इसका रेसिस्टेंस R1 है, इसका ईएमएफ E2 है, इसका रेसिस्टेंस इंटरनल रेसिस्टेंस R2 है। इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करते हुए एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R के साथ कनेक्ट किए हैं। और अगर ऐसे केस में अगर आप इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालते मेरे दोस्त, तो होता है E1R2 प्लस E2R1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंसेस, मतलब R1 प्लस R2। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे दोस्त, तो देख लो E1R2 E2R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ये डायरेक्ट फॉर्मूला था ना। ये काफी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है कि इन इलेक्ट्रिक सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए पॉइंट, आपको बताया था ना पॉइंट रूल क्या कहता है कि किसी भी पॉइंट पे जो करंट का जो अलजेब्रिक सम होगा मेरे दोस्त वो 0 के बराबर होता है ना। तो वही कह रहा है कि इसके बराबर होगा, फटाफट बोल दो, किसी पॉइंट पे अलजेब्रिक सम मीटिंग इन ऑल करंट्स एट ए पॉइंट इज इक्वल टू 0, तो 0 हो जाएगा, है ना। देख लो सारे करंट जो आ रहे हैं और जो जा रहे हैं सब बराबर है, इसलिए इस पॉइंट पे जो करंट की वैल्यू वो 0 होगी। ये बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है। ये वायर कैरीज अ करंट 1 माइक्रो एम्पियर इफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है मेरे दोस्त इतना दे रखा है, नहीं भी देगा तो आपको जानना चाहिए ना, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड, टाइम दे रखा है। तो देखो करंट की वैल्यू दे रखा है माइक्रो एम्पियर में, माइक्रो का मतलब कितना 10⁻⁻⁶ एम्पियर। अब पुट कर दो, टाइम इक्वल टू 1 सेकंड दे रखा है, तो Q इक्वल टू IT होता है, आई का वैल्यू इतना ऊपर से देख लो, और टाइम 1 सेकंड दे रखा है, देख लो यहाँ पे ना, पर सेकंड आपसे पूछा जा रहा है। तो चार्ज इतना कूलम निकल गया फ्रॉम क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज से आपको पता है Q N इक्वल टू Q/E होता है, Q का वैल्यू भी जस्ट हम लोग देख लिए, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जानते हैं, सॉल्व कर दो, सॉल्व करोगे तो N की वैल्यू होगी 6.25 × 10⁻12, इतना फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे दोस्त, तो यहाँ पे एक्चुअली 3 आएगा, सॉरी है ना, यहाँ पे 13 आएगा ना, प्लस 13 ही आएगा, क्योंकि इसको भागा दोगे ना, नहीं आएगा तो 12 ही है ना। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन एक्चुअली यहाँ पे गलत है, आप लोग थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। यहाँ पे एक्चुअली 2 होना चाहिए, 3 की जगह पे ना 2 होना चाहिए था, 2। तो ऑप्शन याद रखेंगे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। लेकिन सॉरी ये भी सही है जी, इसको सॉल्व वेक्ट आउट करना था ना, एक सेकेंड देख लो, यहाँ पे जो है वही रहेगा, सिंपल क्या करना है मेरे दोस्त बता देते हैं आपको, ये डाटा और ये डाटा सेम है, क्यों, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे लाएगा ना, तो इसीलिए ऐसा कुछ किया गया है, याद रखेंगे इस बात को। ये दोनों डाटा सेम है, याद रखेंगे, क्योंकि इसको अगर आप 10 यहाँ पे जो 13 था ना, इसको 13 बनाना चाहते हैं आप ना, तो एक्चुअली 10 से गुना करो तो 10 से भागा दे दो, तो भागा वाला इसको ये दशमलव को यहाँ पे खींच के ले आएगा और ये 13 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, व्हेन एन आमीटर इज शंटेड इट्स मेजरिंग रेंज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब कोई को आमीटर है उसके आप शंटेड कर दे, शंटेड का मतलब होता है कि कोई भी गैल्वेनोमीटर के पैरेलल अगर एक स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस अगर आप कनेक्ट करते हैं, है ना, तो वो एक्चुअली कन्वर्ट हो जाता है आमीटर में। तो कह रहा है कि आमीटर अगर आप शंट कर देते हैं तो आमीटर का रेंज क्या होगा। तो देखो मोटे तौर पे आपको 2 बात कहेंगे, पहला ये कह देंगे कि व्हेन एन आमीटर इज शंटेड, जब किसी आमीटर को हम लोग शंटेड करते हैं ना, तो द मेजरिंग रेंज इंक्रीज, मेजरिंग रेंज इंक्रीज कर जाता है, क्यों कर जाता है, दिस इज बिकॉज द शंट
प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव पाथ। देखो जो भी यहाँ करंट आ रहा है, अगर इसको आप शंटेड करते हैं तो बहुत सारे करंट इधर से चला जाएगा ना, इसलिए इसका रेंज जो है बढ़ जाता है, क्योंकि आप करंट को एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर दे रहे ना शंटिंग करने के बाद, तो अलाउइंग द अमीटर टू मेजर द हाई करंट विदाउट डैमेज। तो इसलिए जब हाई करंट भी डाल दोगे तो करंट इधर से चली जा रही है, तो ऐसे केस में जो आपका अमीटर होगा मेरे दोस्त, वो बिना डैमेज किए लार्ज से लार्ज वैल्यू को वो क्या कर लेगा, मेजरमेंट कर लेगा। इसीलिए शंट करने से उसका रेंज बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत सारे अमाउंट ऑफ करंट इधर से पास हो जाएगा, तो ये हाई करंट में भी ये डैमेज नहीं होगा, ठीक है, इसलिए रेंज बढ़ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी, इंक्रीजेज। इफ द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज इट्स कंडक्टिविटी, जाहिर सी बात है ना, कोई कह रहा है कि एक कंडक्टर है, उसका आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर दो तो कंडक्टिविटी क्या होगा। तो देख लो कंडक्टिविटी आपको पहले बता देना, मोटे तौर पे एक बात याद रखना कि टेम्परेचर बढ़ाने से मेरे दोस्त, टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम जो होता है ना, रिलैक्सेशन टाइम टाउ, वो घट जाता है। बस इतना बात याद रख लो। इसके बाद मैथमेटिक्स आपको पता है, आप जानते हैं R इक्वल टू mLANE² यहाँ से R को रहने दो, L और A ये दोनों टर्म को इधर ले आओ तो कुछ ऐसा देगा, और इसके बदले आप जानते हैं रो, और इसको अगर उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा 1/ρ, है ना, इसको उल्टा करेंगे तो ये भी आपको उल्टा हो जाएगा, देख लो। और 1/ρ एक्चुअली उल्टा इसीलिए किया क्योंकि एक जो कंडक्टिविटी होता है वो रेसिस्टिविटी को रेसिप्रोकल होता है, तो इसके बदले आप कंडक्टिविटी सिग्मा मतलब लिख सकते हैं ना। तो अब यहाँ से देख सकते हो मेरे दोस्त कि टाउ डायरेक्टली पर्सन है सिग्मा का, इसका मतलब अगर सिग्मा घटेगा, सॉरी मतलब टाउ घटेगा, सिग्मा भी क्या होगा, घटेगा, है ना। तो क्या रहा है कि टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो कंडक्टिविटी क्या होगा, तो टाउ घट जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाने से टाउ क्या होगा, घटेगा, इसीलिए सिग्मा इसके डायरेक्टली पर्सनल है, इसीलिए सिग्मा भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इसलिए याद रखेंगे कंडक्टिविटी यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो तो घट जाएगा, क्योंकि टाउ और सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और टेम्परेचर बढ़ाने से जो सिग्मा सॉरी जो टाउ होती है ना, रिलैक्सेशन टाइम जो होती है वो घट जाती है, और अगर ये घट गया मेरे दोस्त तो सिग्मा भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे दोस्त, इफ द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज इंक्रीज द बैलेंस पॉइंट विल बी ऑब्टेन्ड एट। देखो पोटेंशियोमीटर में हम लोग जो वायर यूज करते हैं वो एलवाई वायर होता है, जनरली कॉन्स्टेंटेन या मैग्नेनियस वायर्स होती है। तो कह रहा है कि अगर उसका लेंथ आप बढ़ा देंगे, लेंथ अगर बढ़ा देंगे है ना, तो बैलेंस जो पॉइंट है वो क्या होगा। तो देखो फटाफट, आप पता है कि पोटेंशियल जो ग्रेडियंट होता है मेरे दोस्त, वो होता है आपका चेंज इन वोल्टेज डिवाइडेड बाय लेंथ। अगर आप लेंथ बढ़ा देते हो तो पोटेंशियल ग्रेडियंट घट जाएगा, व्हेन लेंथ इंक्रीजेज देन पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीजेज, क्योंकि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऐसे सिचुएशंस में जो बैलेंस पॉइंट है मेरे दोस्त वो क्या हो जाएगा बोलो तो इंक्रीज कर जाएगा, बैलेंस पॉइंट क्या हो जाएगा बोलो तो इंक्रीज कर जाएगा। मतलब अगर लेंथ बढ़ा दोगे तो ये पॉइंट जो है यहाँ पे चला जाएगा, तो लेंथ आपका क्या हो जाएगा बोलो तो इंक्रीज कर ही जाएगा, तो बैलेंस पॉइंट आपका इंक्रीज कर जाता है। इसीलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, स्मॉल लेंथ, लार्ज लेंथ, सेम लेंथ, तो लार्ज लेंथ इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि लेंथ आपका बढ़ेगा तो बढ़ेगा। चलिए, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज कर देते हैं द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, तो जाहिर सी बात है पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना, किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर अगर बढ़ा देते हो तो टेम्परेचर बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है, तो इसलिए दोनों इन्वर्सली होता है, इसलिए आर क्या कर जाएगा बोलो तो इंक्रीज कर जाएगा, जाहिर सी बात है रेसिस्टेंस इंक्रीज है। तो रेसिस्टेंस क्या हो गया पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 2014 के प्रश्न थे। किरचॉफ पॉइंट रूल इज डायरेक्ट कंसीक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, फटाफट बोल दो, किरचॉफ पॉइंट है याद रखना चार्ज पे, अगर यहाँ पे लूप रहता तो है ना, डिपेंड करता वो एनर्जी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए 2013 और 2012 में क्वेश्चंस आए नहीं थे, और इससे पहले नीचे आप चले जाइए 2006 तक एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं जा रहा था उस टाइम। अब हम लोग आते हैं 26 क्वेश्चन, आपको बताया भी पहले गया था कि 26 क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम लोग आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बात करेंगे इसी चैप्टर का, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस,
some other important questions. Question number 27. In how many different ways 3 1 ohm resistances can be combined? कह रहा है कि चार रेसिस्टर आपके पास हैं, सॉरी 3 ही रेसिस्टर है, 3 रेसिस्टेंस है ना, रेसिस्टेंस आपके पास हाउ मेनी डिफरेंट वेज 3 रेसिस्टेंस कैन बी, है ना, 3 रेसिस्टेंस है 1 1 ओम का, कितने तरीके से आप इसे अरेंज करेंगे? तो देखिए आप अरेंज करके देख लीजिएगा। पहला तरीका ये होगा, आप इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होगा कि तीनों को, पहला में अगर तीनों को सीरीज में ले लिए तो दूसरा में तीनों को क्या कर लो, पैरेलल में ले लो। तीसरा तरीका आप क्या हो सकता है कि दोनों को सीरीज में करके इसके साथ पैरेलल में कर लो। और ये जो लास्ट तरीका होगा मेरे दोस्त, ये दोनों को पैरेलल लेने के बाद इसको सीरीज में ले लो। इसके अलावा अगर आप कोई भी कंबाइंड करते हैं, कोई भी कॉम्बिनेशन अगर आप सोचते हैं मेरे दोस्त, तो याद रखेंगे इसी में से कोई एक मैच कर जाएगा। इसीलिए मैक्सिमम नंबर जो आप अरेंजमेंट होगी वो केवल 4 होगा, बस 4। इसीलिए ऑप्शन कौन सा होगा, सही बोलो तो 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इफ 400 ohm resistance is made by adding 400 ohm resistances of tolerance 5%, then the tolerance of the combination is। कहने का मतलब यह है कि आपको कह रहा है कि 4 रेसिस्टेंसेस है ना, चारों रेसिस्टेंसेस की वैल्यू 100 ओम है और उसका जो टॉलरेंस है वो 5% है। तो कह रहा है कि अगर सारों को कंबाइंड कर देंगे तो उसका टॉलरेंस क्या होगा? तो टॉलरेंस का फॉर्मूला आप याद रखेंगे कि टॉलरेंस जो होती है वो होता है टी, है ना, ये एक्चुअली कंबाइंड का है टॉलरेंस। एडिंग करने के बाद ये R1 T1 प्लस ये T1 है, मतलब पहले रेसिस्टेंस का टॉलरेंस है, दूसरे रेसिस्टेंस का, ये तीसरे रेसिस्टेंस का, चौथे रेसिस्टेंस का, सारे का टॉलरेंस जो है सबका 5% दे रखा है और बटा डिवाइडेड बाय टोटल रेसिस्टेंस होता है। तो बताइए, और R1 R2 R3 R4 का सबका वैल्यू क्या दिया, 100, और T1 T2 T3 T4 का वैल्यू क्या दे दिया, सबका 5% दे रखा। तो 100 × 5 सबको वैल्यू पुट कर दो, ऊपर सॉल्व करोगे, है ना, सॉल्व करने के बाद ये 4 × 100 आएगा, 4 × 100 4 × 100 ये दोनों एक्चुअली कैंसिल आउट कर देंगे, केवल 5 आएगा, तो 5% हो जाएगा ना। तो ये परसेंटेज निकालने का तरीका है कि टॉलरेंस का फॉर्मूला था, इस फॉर्मूला से सिंपली वो निकाल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। द रेसिस्टेंसेस एन इच आर ओम, प्रत्येक रेसिस्टेंस मतलब एन रेसिस्टेंस है या प्रत्येक आर ओम का है, व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, सबको अगर पैरेलल में कनेक्ट किया जाए, गिव एन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैपिटल आर ओम। मतलब कह रहा है कि एन नंबर ऑफ रेसिस्टेंस हैं, प्रत्येक का स्मॉल आर रेसिस्टेंस है, अगर उसे आप सारे के सारे पैरेलल में, है ना, सारे के सारे रेसिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आता है वो कैपिटल आर आता है, ठीक है। इफ दीज रेसिस्टेंसेस वेयर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर ये सारे रेसिस्टेंसेस को अगर आप सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, द कॉम्बिनेशन विल हैव द रेसिस्टेंस इन ओम इज इक्वल टू, तो अगर आप सारे के सारे को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होगा? तो सबसे पहला जो कंडीशन दे रखा है उसी से हम लोग फॉर्मूला निकाल लेते हैं। एन नंबर ऑफ रेसिस्टेंस है मेरे दोस्त, है ना, और सबका रेसिस्टेंस आर है। तो आइए बता दो फटाफट पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है रेसिस्टेंस का फॉर्मूला। आप पता है 1 बार इक्विवेलेंट 1 बार प्लस 1 एन तक जोड़ोगे, है ना, तो यहाँ से आप कॉमन अगर निकालेंगे तो आएगा, है ना, आर कॉमन निकालोगे तो 1 को n बार जोड़ोगे तो एक्चुअली फॉर्मूला देगा एन आर, है ना। अगर आप यहाँ से इसको उल्टा करोगे तो आर पे एन हो जाएगा इक्विवेलेंट, और इक्विवेलेंट आपका दे रही है कितना, आर दे रखा है ना, तो यहाँ से याद रखेंगे कि आर दे रखा है, तो कैपिटल आर बराबर आ गया स्मॉल आर डिवाइडेड बाय एन। आगे चल के हमें जरूरत पड़ेगा स्मॉल आर का वैल्यू, तो क्यों ना निकाल लेते, स्मॉल आर इक्वल टू क्या होगा, एन इंटू कैपिटल आर। इस इक्वेशन को 1 मान लो। अब कह रहे हैं सारे के सारे जो रेसिस्टेंसेस है उसे आप सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए, तो बताइए कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या आएगा। तो देखो ये सारे रेसिस्टेंस को खोल करके हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर दिए, और सीरीज कॉम्बिनेशन का आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा ना, सब सारे रेसिस्टेंस को जोड़ दो तो एन आर आ जाएगा, कि सारा रेसिस्टेंस सारा इक्वल है ना, तो एन बार जोड़ोगे आर को तो एन आर आ जाएगा। अब आपको पता है मेरे दोस्त कि स्मॉल आर की वैल्यू इक्वेशन 1 से बता दो तो कितना होता है, एन आर होता है। तो यहाँ पे एन आर पुट कर दो स्मॉल आर के बदले, तो हो जाएगा एन इंटू एन आर, तो एन इंटू एन हो जाएगा एन स्क्वायर इंटू आर, तो आर इक्विवेलेंट बराबर आया एन स्क्वायर इंटू आर। चलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे दोस्त, एन स्क्वायर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखो हम लोग देखते हैं कि ये बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, इन सीरीज कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 और मोर देन 2 रेसिस्टेंसेस। तो जाहिर सी बता दिया था ना कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट सेम रहता है ना, पोटेंशियल का डिवीजन होगा, तो द करंट थ्रू इट्स रेसिस्टेंस इज सेम, बस ऑप्शन ए इज द करेक्ट।
द VI कैरेक्टरिस्टिक सॉज इन द फिगर रिप्रेजेंट्स, देखिए ये आपके पास कोई VI कैरेक्टरिस्टिक दे रखा है ना, मतलब VI जो ग्राफ है किसी भी कंडक्टर का या मीटर का दे रखा है, पता नहीं किसका भी है ना, तो कह रहा है कि ये ग्राफ किसका होगा। तो पहले आप समझ लो, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं, वैसे कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है ना, और ओम्स लॉ एक्चुअली क्या होता है बोलो तो ओम्स लॉ का अगर आप VI कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं, इधर भी लेते हैं इधर आई लेते हैं तो स्ट्रेट आता है, तो स्ट्रेट तो लाइन है नहीं है ना, तो ये ओमिक कंडक्टर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। दूसरा ऑप्शन क्या है जी, नॉन ओमिक कंडक्टर ना, तो नॉन ओमिक कंडक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि VI कैरेक्टरिस्टिक्स में इस तरह का जो ग्राफ होता है वो नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए होता है, इस तरह वो वैरी करता है। तो डायरेक्ट सिंपल सी बात है ना, डायरेक्ट ऑप्शन लगा दो नॉन ओमिक कंडक्टर। विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द कंडक्टिविटी, ये पहले भी आपको बता दिया मेरे दोस्त कंडक्टिविटी क्या होगा ना, तो घटेगा, याद रखना, इसको हम डिस्कस पहले आपको कर चुके हैं। इन व्हाट सुटेबल मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रिक फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज के लिए कौन सा मटेरियल हम लोग लेते हैं, तो देखिए सिंपल तरीका आपको बताते हैं कि कौन सा मटेरियल हम लोग लेंगे। वैसे मटेरियल हम लोग जनरली लेते हैं जिसका हाई रेसिस्टिविटी हो और लो मेल्टिंग पॉइंट हो। जैसे जनरली हम लोग जो इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज करते हैं ना, तो चाहते हैं कि अगर करंट अचानक सर्किट में बढ़ जाए तो काफी ज्यादा हीट क्रिएट होगा ना, हीट क्रिएट होने के बाद क्या करेगा, वो वायर जो है जो आप फ्यूज वायर यूज करते हैं ना वो गल जाए, गल जाने के बाद जो और हमारे जो इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट या सर्किट में जो डिवाइसेस लगे हुए ना वो खराब ना हो, डैमेज ना हो, इसलिए वैसा हम लोग वायर यूज करते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा हो और रेसिस्टेंस क्या हो, रेसिस्टिविटी उसकी ज्यादा हाई हो। तो इन सारे में से सबसे ज्यादा जो होता है मेरे दोस्त मेल्टिंग पॉइंट होता है टिन लीड एलओआई का, टिन लीड एलओआई का ना, इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज बनाने के लिए। एट टेम्परेचर 0 केल्विन द गैलियम बिहेव्स एज ए, देखो कैसे बिहेव करेगा, तो आपको बता देंगे कि गैलियम जो है मेरे दोस्त वो एक्चुअली एक सेमीकंडक्टर है, क्या बोलो तो सेमीकंडक्टर है ना। तो और प्रत्येक सेमीकंडक्टर का काम क्या है कि अगर आप मान लीजिए सेमीकंडक्टर है और सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होता है वो इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में लाई करता है ना, लेकिन अगर मेरे दोस्त इसका टेम्परेचर आप घटाते चले जाए घटाते चले जाए घटाते घटाते अगर आप सपोज दैट अगर आप 0 केल्विन कर देना, 0 केल्विन कर देते हैं, तो ये जो मेरे दोस्त ये जो आपका सेमीकंडक्टर है वो बिहेव कर लेगा कैसे बोलो तो इंसुलेटर की तरह बिहेव कर लेगा। ये जो आपका सेमीकंडक्टर है वो कैसे बिहेव करेगा, इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, कब, जब टेम्परेचर 0 केल्विन लेंगे तब। ऑप्शन बी इज द मतलब करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी होगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एंड करंट डेंसिटी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का मतलब रेसिस्टिविटी होती है, और रेसिस्टिविटी को यहाँ पे देखो कैसे डिनोट किया गया, लेकिन जनरली हम लोग रो से डिनोट करते हैं, आर रिलेटेड टू इक्विवेलेंट टू इक्वल ईच अदर थ्रू द रेसिस्टेंस, मतलब कौन सा रिलेशन से वैलिड होगा, तो सिंपल सा बात है ना, आपको बताए थे माइक्रोस्कोपिक फॉर्म बताए थे ना जी, जे इक्वल टू सिग्मा ई होता है, सिग्मा का मतलब कंडक्टिविटी होता है, तो इसका उल्टा करेंगे रेसिस्टिविटी, मतलब सिग्मा इक्वल टू क्या होता है 1 बाय रो, तो सिग्मा इक्वल टू 1 बाय रो पुट कर दो ऐसा कुछ आएगा, आप रो को कान पढ़ के इधर ले आओ है ना, लेकिन रो के बदले यहाँ पे के दे रखा है, इस बात को याद रखिएगा, तो ई इक्वल टू देगा रो जे, और यहाँ पे क्या देखा है रो के बदले के, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या तो फिर आप कह सकते हैं रेसिस्टिविटी जो है वो के से दे रखा है, तो ई इक्वल टू क्या होगा बोलो तो के इंटू जे वैक्टर, तो ई इक्वल टू के इंटू जे वैक्टर कौन सा है, ये वाला है ना, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब आगे चलते मेरे दोस्त, फॉर विच द फॉलोइंग डिपेंडेंसी ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेरी ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड ओम्स लॉ इज ओबेड, देखिए समझिए बहुत सिंपल है, कह रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है मेरे दोस्त वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसे किस तरह प्रोपोर्शनल है वो ना, उसका फॉर्मूला बताइए, तो आप जानते हैं ना फ्रॉम एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है, तो यहाँ से ये देख सकते हैं, तो वी डी जो होता है वो डायरेक्टली उससे इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है ना, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा देख लो, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड एट विच करंट ट्रेवल्स इन ए कंडक्टर नियरली इक्वल, देखिए याद रखेंगे किसी भी कंडक्टर में अंदर जो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है वो लगभग स्पीड ऑफ लाइट के बराबर फ्लो करती है ना, इतना फास्ट स्पीड चलता है, और ये कंडक्टर है इसमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली इधर आएंगे और सारे इसका जो स्पीड होगा वो लगभग स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगा मेरे दोस्त, और स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। इन फॉलोइंग सॉज करंट इन अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक
सर्किट देन द वैल्यू ऑफ इज गिवन एज। कहने का मतलब यह है कि ये कुछ सर्किट है, इसमें बहुत सारे करंट कहीं से आ रहा है और किसी से कहीं पॉइंट से कहीं जा रही है। तो कह रहे हैं यहाँ पे जो आई है उसकी वैल्यू क्या होगा। तो देख लो, आप पता है ना किरचॉफ्स का पॉइंट रूल क्या कहता है कि इस वायर में कितना करंट जा रहा है ना, और कितना निकल रहा है, इनकमिंग आउट गोइंग आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो देख लो इनकमिंग कौन कौन कर रहा है, तो केवल ये 3 ओम और ये जो है 1.5 सॉरी आमीटर करना चाहिए, 3 एम्पियर और 1.5 एम्पियर, ये एक्चुअली इंटर कर रहा है। और ये जो देख रहे हैं इतना सारा का सारा करंट एक्चुअली आउट गोइंग है, तो इन दोनों का सम इन चारों का सम के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, क्योंकि ऑल एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट इक्वल टू 0 होता है। तो पुट कर दो सबका वैल्यू है ना, तो यहाँ से पाई कैलकुलेट करोगे तो आई की जो वैल्यू आएगी मेरे दोस्त वो आएगा 0.3 एम्पियर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर इज हाफ। किसी भी कंडक्टर का जो लेंथ आधा कर दिया जाए रेसिस्टेंस विल भी, तो जो सिंपल है ना, फ्रॉम लॉ ऑफ रेसिस्टेंस हमको पता होती है कि जो आर होती है ना वो एक्चुअली रो एल बाई ए होता है। तो कह रहा है कि अगर आप लेंथ आधा कर देते एल के बदले एल बाई 2 पुट कर दो ना, एल बाई 2 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देख लो इसके बदले आप क्या जानते हैं बताइए, इसके बदले आर जानते हैं, आर पुट कर दो तो आर डैश बराबर क्या आया, आर बाई 2। इसका मतलब आधा हो गया ना, आधा हो जाता है। रेसिस्टिविटी सेम रहेगा, एरिया भी सेम रहेगा, लेकिन लेंथ को अगर आधा कर दोगे तो जो नया रेसिस्टेंस बनेगा वो भी आधा हो जाएगा, मतलब हाफ हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो आज हम लोग यहाँ तक क्वेश्चंस पढ़े, आज के चैप्टर में यही तक कहेंगे। बस हम एक शायरी के साथ आज की क्लासेस को समाप्त करेंगे कि गम की अंधेरी रातों में दिल को यूं ना बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी है मेरे बंदे, बस मेहनत के साथ सुबह का इंतजार कर, जब बस मेहनत के साथ सुबह का इंतजार कर। जय हिंद,